प्रारब्ध के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। हमारे साथ आज मंजरी जी हैं न्यूज़हॉलिक से। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी हैं? नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक हूँ। दर्शकों, मंजरी जी का जो भारत के बाहर जो दुनिया है ना, चीन, जापान और मिडिल ईस्ट, सॉरी अरब देश, अमेरिका, इस पर ज्यादा ध्यान रहता है और ये जरूरी भी। कारण ये है कि बताइए, जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकेशी जी भारत आती हैं, पीएम मोदी से मिलती है। सबको पता है कि भारत और जापान के रिश्ते कितने शानदार रहे हैं शिंजो आबे जी के समय से और मोदी जी के समय से। पर कहीं मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं कि भैया आए गए, हुआ क्या। लोग पाकिस्तान के लेटर पे बात कर रहे हैं, कोई कहीं और पे बात कर रहा है। पर भारत और जापान के संबंध वो हैं जो भारत, जिसके आधार पर भारत में बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई। वो देश इंपॉर्टेंट है ना, जिनके आधार पर, जिनके टेक्नोलॉजी के आधार पर आपके देश का कुछ अद्भुत विकास हो रहा है, पर कोई बातचीत ही नहीं। तो मंजरी जी हमें बताएंगी कि हुआ क्या। जापान की पीएम आती है, भारत आती है, और भारत में मैं एक बात बताऊं, मोदी जी मुझे याद है कि 3 ही बार ऐसे केसेस हैं, बाकी आप भी बता सकते हैं हमें थोड़ा सा कि जब आपको ध्यान हो, कि किसी की मृत्यु की खबर सुन के सारे काम छोड़ छाड़ के तुरंत यदि अपना उन्होंने कहीं गए हो, तो 3 ही लोग, एक अटल जी, दूसरा लता मंगेशकर जी, और तीसरा जापान के पीएम शिंजो एबे। तो जापान से वो रिश्ते किसी के लिए छोड़ छाड़ के कभी गए नहीं, बाद में जो भी था, पर तुरंत खबर सुन के पहुंचना। तो ये जापान का महत्व है भारत के प्रति, मोदी जी के प्रति। मंजरी जी, क्या हुआ? पीएम आई थी, बाकी को बता ही नहीं रहा, आप ही बताइए। देखिए, भारत और जापान टाइज हमारे सुभाष चंद्र बोस के टाइम से, उससे पहले के जो थे वो थे, लेकिन भारत की मदद सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, मतलब आजाद हिंद फौज के लिए जापान ने की थी। हथियार, पैसे सब जापान ने दिए थे। और इसका दुष्परिणाम जापान में 2 न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई थी उस समय, हिरोशिमा, नागासाकी। पर्ल हार्बर एकदम झूठी खबर है। ओके, वो इसलिए क्योंकि जापान की मदद से भारत स्वतंत्र हुआ। ये बात अलग है कि जितना भारत का 33% भाग स्वतंत्र हुआ, उसको नेहरू ने भारत में शामिल नहीं किया। राइट, ये बात अलग है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के फैन है मोदी जी। फिर शिंजो आबे के टाइम से जो टेक्नोलॉजिकल बात चल रही थी, उसका सुपरिणाम अब हम आज देख रहे हैं। और शिंजो आबे के समय से जो चीजें चल रही थी, ये उसका लोगों को पता तब लगा जब शिंजो आबे अपदस्थ हो चुके थे। वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, तो भी डीप स्टेट इतना गुस्सा था कि पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी है। आप समझ रहे हैं, चाल इतनी महीन चली गई थी कि जब उनको समझ में आई, तब तक टेन्योर शिंजो आबे का पूरा हो चुका था। वो अपने अगले इलेक्शन के लिए वो कैंपेनिंग कर रहे थे, जिसमें उनको गोली मारी गई है। क्योंकि ये डीप स्टेट का फॉर्मूला है, या तो खरीद लो या समझौता करा लो, और अगर नहीं हो रहा है तो मिटा दो। तो शिंजो आबे जी को एलिमिनेट किया गया था। अब आ जाते हैं इस समय जो जापान के साथ हमारे टाइज हुए। इस पे सबसे बड़ी प्रतिक्रिया चीन से आई है, और उनका कहना है कि सबसे आपके समान रिश्ते होने चाहिए, आपको स्ट्रैटेजिक ब्लॉक, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, स्ट्रैटेजिक ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, एक है स्ट्रैटेजिक और दूसरा है ब्लॉक। स्ट्रैटेजिक का मतलब है आप एक ऐसी चीज सामरिक स्तर पे बिना युद्ध की घोषणा किए, सामरिक स्तर पे आप एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसका बाद में उपयोग चीन के खिलाफ हो सकता है, जिसको वो ईस्ट चाइना सी कहता है। वो पूरा जापान से ब्लॉक है। तो अगर उससे निकल करके, देखिए, पोल की तरफ से जाना बहुत आसान होता है, तो अगर ईस्ट चाइना सी से वो रशिया और जापान के बीच से होते हुए आर्कटिक के से अलास्का जाना चाहे, तो अमेरिका को शिप करने के लिए चीन के पास ये सबसे छोटा रास्ता, राइट। पर इसे 2 लोग ब्लॉक कर रहे हैं, एक रशिया, एक जापान। रशिया और चाइना के फिर भी कुछ ट्रेड रिलेशन है, पर जापान से हॉस्टिलिटी है। जो वहां पर कंडीशन है वो नैरो डाउन हो जाती है।
जिसके कारण एक ही 200 नॉटिकल माइल, ये याद रखना चाहिए, जापान की लैंड से 200 नॉटिकल माइल तक का जितना समुद्र है वो जापान का है। और रशिया और जापान में ये ओवरलैप होता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आजकल सबने देख लिया, ओमान और ईरान में हॉर्मुज ओवरलैप होती है, वैसे ही ईस्ट चाइना सी का टिप जापान और रशिया में ओवरलैप होता है। ऐसे में अगर जापान से भारत के बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे तो फिर चाइना उस एरिया से निकल करके अलास्का तक नहीं जा पाएगा, वो ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया है। अच्छा, सेकेंडली क्या है, लोग कहेंगे कि कैसे जाएगा, वो हिस्सा तो फ्रोजन है। जी, आइस कटिंग शिप अब चाइना के पास काफी है, आइस कटर आगे चलाइए, पीछे आपका कमर्शियल शिप चल रहा है, चले जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी अब एक कॉमन चीज हो गई है। लेकिन अगर जापान वहां पे चाइना पे टोल लगा दे जो हॉर्मुज में ईरान ने लगाया है, फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर मोदी होगा। तो ये पहला एक चोक पॉइंट इनके लिए हो गया। दूसरा, ईस्ट चाइना सी के एंड में जापान और ताइवान ओवरलैप करते हैं, वहां से अगर ये चाहे कि वो पैसिफिक में आ जाए, फिर या तो ताइवान उन्हें ब्लॉक करेगा या जापान ब्लॉक करेगा, और नीचे से जाओगे तो फिलीपींस ब्लॉक करेगा। तो वहां से भी आप अटलांटिक में, उसमें पैसिफिक में नहीं आ सकते। तो चाइना क्या, देखिए, अगर युद्ध करना चाह रहा है या किसी भी देश पे कोई, जैसे हमारे आधे पत्रकार चाइनीज पे रोल पे है, अब आपको पैसे नहीं देंगे तो कोई आपके लिए आर्टिकल नहीं लिखेगा, आर्टिकल नहीं लिखेगा तो आपका एजेंडा फेल हो जाएगा। तो अब आपको क्या, इसके पीछे, सबके पीछे क्या आया? एक शब्द, पैसा। जब आपने उनका ट्रेड चोक कर दिया तो जो चाइना के पास नहीं बचा वो है पैसा। अब चाइना कहीं भी अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा। ओके, अब दूसरी चीज पे आते हैं। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, बहुत बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज दुनिया भर में अपना व्यापार कर रही है। यही देखते हुए जापान ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में बना रखा था। ये जो विजिट है, इसमें चाइना ने, जापान ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से हटा करके भारत शिफ्ट कर दिया। तो जो एक ऑर्डर मिल रहा था जिसकी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, वो भी गया। अब उसका लॉस कितने बिलियन डॉलर का हुआ है ये समझना एक, ये भी एक रिसर्च का टाइम है। ठीक है, ओके, एक सेकंड मैं आपसे लूंगी जी। आप तो साथ क्या किया कि एक्सपोर्ट से आपके पास चाइना की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस कर रही है, हमारी मार्केट और हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ रही है, और इंटरनल कंजम्पशन जो चाइना के पास नहीं है वो है इंटरनल कंजम्पशन, और जो बहुत बड़ी मार्केट भारत के पास है वो ये है। तो गवर्नमेंट ऐसे रिफॉर्म दे रही है कि उससे ईज ऑफ बिजनेस बहुत है। तो जापान के जो प्रोजेक्ट्स हैं लग रहे हैं वो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, असम और मेघालय में लग रहे हैं। ठीक है, जो हरियाणा में लग रहे हैं वो एसी के प्लांट्स हैं, डेकिन, R&D, सुजुकी, इनका। महाराष्ट्र में टोयोटा का जी। और FG का फाइनेंशियल हब है। गुजरात में सेमीकंडक्टर का। आज ही अपने YouTube के ऊपर वो जो पोस्ट आती है उसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सेमीकंडक्टर टेस्टिंग फैसिलिटी सानंद गुजरात में आपने खोल दी है। ठीक, ये वही सानंद है जहां पर नंदीग्राम से उजड़ा हुआ टाटा नैनो का जो प्लांट था पहली बार सानंद में ही लगा था। जी, अब आप समझिए, सानंद ऊपर आएगा, गुजरात की इकोनॉमी अच्छी हुई, प्लस आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में किस तेजी से, आपने अभी 2 ही 3 साल पहले शुरू किया है, किस तेजी से आप अपनी ग्रिप बना रहे हैं। तो जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पूरी स्कैटर्ड थी, ताइवान के पास, जापान के पास, और ये सब, वो एक यूनिक पॉइंट इंडिया के पास आ रही है। हाँ, हर चीज में मैन्युफैक्चरिंग में समय लगता है, वो लग रहा है, बट दिस इज द थिंग।
तो गुजरात में सेमीकंडक्टर और एआई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तेलंगाना में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट उसके लिए शुरू हो गया, आसाम और मेघालय में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स आ गए। अब आपको यहाँ जानना जरूरी है कि पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन वो रिलीज हो चुकी है, ठीक है, वो पायलट प्रोजेक्ट टेस्ट हो गया है, ठीक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक भी हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं? चाइना के लिए। जब स्कॉट मॉरिसन इसके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने समोसे बनाए थे। हाँ जी मंजरी जी, आपने हाइड्रोजन का जिक्र किया तो मैं एक छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी तो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाते हैं, ज्योग्राफी के अनुसार जाते हैं। अमित शाह जी तो जाते ही नहीं है कहीं पे, 20 साल से कहीं बाहर ही नहीं गए। योगी जी बहुत दिन बाद पहली बार कहीं बाहर गए थे जनवरी में। कहाँ गए थे? हाइड्रोजन के लिए जापान गए थे हमारे योगी जी। तो वो उनका फिल्टर और बड़ा है कि कहीं नहीं जाऊंगा, पर जहां जाऊंगा वो बहुत जरूरी कुछ होगा, तो जापान गए, क्योंकि उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, वो हर कंट्री से यूं ही डील नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे, अखिलेश कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। लंदन क्या चलाता है दुनिया को, क्या करता है? हाँ, तो मैंने सोचा बस ये बता दूं कि योगी जी सिंगापुर और जापान गए थे जी। जो संसद की फ्रेंडशिप कमेटी बनी है उसमें अखिलेश यादव जापान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये जान लीजिएगा। तो यूपी का पक्ष हो या यूपी का विपक्ष हो, हाइड्रोजन फ्यूल जो हमारी तेल की निर्भरता को कम कर रहा है उसके ऊपर काम यूपी में बहुत तेजी से चल रहा है, इसीलिए अखिलेश यादव को भी जापान ही दिया गया है। आगे चलते हैं, ठीक। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन समोसे बना रहे थे जब मोदी जी उनसे मिलके आए। नतीजा क्या हुआ? चाइना में जो एनर्जी मैन्युफैक्चर होती थी, जो बिजली बनती थी, वो कोयले से बनती थी, और सबसे अच्छा जो रैक का कोयला था वो ऑस्ट्रेलिया से आता था। हमारे काका जी गए और काका जी ने सारा कोयला खरीद लिया। चाइना ने बहुत, कार्माइकल माइन अडानी ने ली थी। अब जिसको गाली देनी अडानी को दे दो। कैंपेनिंग एंटी अडानी वहीं से शुरू। नतीजा क्या हुआ? फॉक्सकॉन जैसी कंपनी में आत्महत्याएं हुई और उन्होंने अपना बेस बेंगलोर शिफ्ट कर दिया, ठीक। वो पहली स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक थी, बिना बंदूक चलाए। फिर इन्होंने जो है समय लगा करके पेट्रोल पे शिफ्ट किया, तो वेनेजुएला और ईरान हो गया। फिर इनकी तीसरी बड़ी चीज थी रेयर अर्थ मिनरल। बर्मा यानी म्यांमार हमारे पास आ गया, ठीक। चौथी सर्जिकल स्ट्राइक अब ये जापान के साथ हो रही है, जिसमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास आ जाएगी। तो पहले हमने इनको एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री में कन्वर्ट किया, ठीक। बिजली नहीं तो फैक्ट्री नहीं तो प्रोडक्शन नहीं तो एक्सपोर्ट क्या करोगे दद्दू? तो इन्होंने जितने भी, अब वही चीजें चालें स्टेप वाइज चली आती हैं। कोयले से पेट्रोलियम पे, पेट्रोलियम से रेयर अर्थ पे हमने सब ब्लॉक कर दिया। और अब हम यहाँ पे, जब तुम्हारी फैक्ट्री में बिजली नहीं है तो मैन्युफैक्चर क्या करोगे? तो चाइना से फैक्ट्री इधर आए। अब वो वेनेजुएला से तेल ले रहे थे, वेनेजुएला से तेल भारत आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से कोयला ले रहे थे, वो भारत आ रहा है। बर्मा से, म्यांमार से रेयर अर्थ निकल ले रहे थे, वो भारत आ रहा है। तो जो तुम्हें चाहिए, जहां का वो चाहिए, रिसोर्स चाहिए, भारत में अवेलेबल है। उनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, वहां पर लोग काम नहीं कर रहे। आपने देखा एक आ रहा है कि आइडियल रहते हैं घर का काम करने पे, माँ बाप से जो वो पॉकेट मनी मिलता है इसको लोग अपना फ्यूचर मान रहे हैं और अपने माता पिता, नानी दादी सबका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। उनके पास फुर्सत नहीं है कि वो बाहर जाकर के काम करें। ये कल्चर आ गया है। वहां की यूथ हतोत्साहित हो रही है और हमारी यहाँ की एनर्जेटिक है, वर्कफोर्स से आ रहा है। तो एक चीज ये कर ली। उसके बाद क्या है, जो हम भारत में कांग्रेस ने बनाई थी वो थी रेगुलेटरी हर्डल। 50 फॉर्म भरने, 100 एनओसी लेने, वो सब खत्म करके सिस्टमैटिक करके कर दिया। अब वो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है भारत में। तो अब नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो चाइना की
जो फैक्ट्रीज हैं वो ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, ये सारी वो हो रही है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट में भी आएगा भाई, टोयोटा, सुजुकी, डेकिन, जेएफई स्टील, ये सब वहां से चाइना से पैसा निकाल करके भारत में देंगी। ये कोई कंपनी वो पे तो नहीं चल रही कि भाई चाइना में जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहेगा, भारत में कौन मैन्युफैक्चरिंग बेस खोल लेते हैं, क्योंकि विश्व में इतना पैसा भी नहीं है कि ओवर प्रोडक्शन एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख रहे हैं अमेरिका रिसेशन में, यूरोप जा रहा है, आ रहा है, फिगर्स मैनिपुलेट की जा रही हैं। तो इस चीज को निकाल करके जब आप आते हैं, तब आप आते हैं कि अब जो इन्वेस्टमेंट जापान का था चाइना में वो पुल आउट हो रहा है, राइट? पुल आउट होकर के वो भारत आ रहा है। तो अगर टोयोटा वहां से पुल आउट करके लेके आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग बेस का आपका लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ, एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ, उसके बाद एक्सपोर्ट का लॉस तो होना ही होना है। ठीक है, चाइना की चीखें निकाली है इस एक विजिट ने, जिसको लोगों ने कवर नहीं किया है। ओके, इंडिया में इन चीजों का फायदा हुआ है। इसको जापान चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहता है। ठीक है, और इसी पे ये सक्सेसफुल हो गई तो यूएस, ईयू और दूसरी एशियन इकोनॉमीज जो है वो हमारी तरफ आ जाएंगी, राइट? चाइना की सप्लाई चेन्स खत्म, ना वहां पर कोई वो कहना चाहिए रॉ मटेरियल जाएगा, ना फ्यूल जाएगा, और ना वहां से प्रोडक्शन होकर के कुछ आएगा। ओके, तो अब इसमें आ जाते हैं सेगमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले लेते हैं हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट को, ईवी सेक्टर, जिसकी जो है 30% टैक्स लगा के इनको रोक रहे थे। तो जो सबसे बड़ी कंपनी है इनकी BYD, उसके उस जो वो था, तो उसमें टोयोटा, होंडा, सुजुकी, ये सारी चीजें वहां पे वो कर रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे। बात यही थी, बेस मॉडल एक ही था, थोड़े से चेंजेस करके टोयोटा अपनी मॉडल निकाल रही थी और वो सब। अब वो टोयोटा, हुंडई सब ये धरा जाएंगी, तो BYD को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, सिर्फ उतना ही करना पड़ेगा जितना वो अपनी कंपनी के लिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उस कंपनी, वो जापान, वो चाइना की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको तगड़ा लॉस होने वाला है। एटलीस्ट 50% का लॉस होगा, एटलीस्ट। चाइना का तो रियल एस्टेट भी ध्वस्त हो चुका है, बड़ी बड़ी कंपनी उसकी वो तो उनका अपना किया धरा है, वो उनकी अपनी पॉलिसी। हम उसकी बात करें, मोदी ने कैसे। अच्छा, एक बात बताइए मंजरी दी, छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, चाइना की बड़ी समस्या है कि वो भारत और जापान आपस में जो भी कर रहे हैं उससे तुम्हें समस्या। भाई तुम्हारे पास भी तो पॉपुलेशन है यार, वो पॉपुलेशन क्यों नहीं कंज्यूम करती है तुम्हारे ही बनाए प्रोडक्ट्स? या वो पॉपुलेशन क्यों, उसको चेंज नहीं चाहिए क्या? अगर अमेरिका को चाहिए, यूरोप को चाहिए, भारत को सामान चाहिए, तो भारत से ज्यादा तो पेइंग कैपेसिटी तुम्हारी चाइना के लोगों की होगी, जो आपकी इकोनॉमी है। बट आपका यही सारा सामान जो प्रोडक्शन है, ये चाइना के लोगों के। अभी फायरवॉल जो टूटा था इनका, अंदर में क्या गंदगी है चाइना में, भयानक गंदगी। इतना तो गंदा भारत नहीं है, इतना वाहियात, इतना बर्बाद। इक्वालिटी की बात करते हैं, इनके यहाँ इक्वालिटी नहीं है। कम्युनिस्टों में कहाँ इक्वालिटी होती है? कम्युनिस्टों में हायरार्की होती है। बात तो करते हैं, मीठा जहर होते हैं कम्युनिस्ट, बातें इतनी अच्छी होती हैं और काम ठीक उसके उल्टे होते हैं। अरे अब बंगाल का हालत देख लीजिए, बंगाल में जो जनता सांस ले रही है, अब मुझे लग रहा है कि पहली बार ऑक्सीजन मिला उसको। तो जो ममता बनर्जी का रूल था वो पूरा कम्युनिस्ट मॉडल को ही छापा हुआ था उसने। 35 साल का कम्युनिस्ट रूल और ये 15 साल का ममता ने उसमें इस्लामिक तड़का लगा दिया। लो, कम्युनिस्ट प्लस इस्लाम रूल कर रहा था। तो बंगाल का हाल देखिए ना कि मदर टेरेसा वाला क्रिश्चियन का भी लगा था। 60,000 मैं कह रहा हूँ मुख्य रूप से सत्ता में तो कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों का प्रोसेस ही था ना सत्ता में। रशिया में जब कम्युनिस्ट थे तो अपने ही 5 करोड़ मार डाले, चाइना में माओ जेडोंग ने मार डाले, कंबोडिया जैसे छोटे देश में वहां कम्युनिस्ट आ गया तो मार डाले। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी निकले दूसरे देशों को मारने के लिए, दूसरी सभ्यताओं को मारने के लिए। अपने यहाँ भी अत्याचार किया तो किया, और दूसरे देशों को तो ज्यादा खाया। कम्युनिस्ट तो बाहर जाते ही नहीं है, अपने ही देश में सबसे पहले सबको मारो, खत्म करो, चैप्टर क्लोज करो। तो ये चाइना से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पे जो अंदर वो हायरार्की, कम्युनिस्टों की हायरार्की देखिए आप, आपको पता चलेगा कि भाई किसी को औकात नहीं है कि एक आदमी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सके। समन्वय है ही नहीं उनके यहाँ, मानसिकता ही नहीं। तो कंट्रोल फ्रीक्स हैं।
तो अब मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि यह चाइना को चली समस्या है, भारत और जापान के अद्भुत आपस में बहुत सारी डील्स हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, और मैं बताऊं CII की वेबसाइट फॉलो करें। CII जो है उस पे भी जो ट्रेड होता है ना, वो अंततः दो बिजनेसमैन के पास में ही जाके गिरता है। सरकारें जो भी डील करती हैं, जो भी पॉलिसी बनाती हैं, वो अंततः दो बिजनेस, जापान के और भारत के, इस तरीके से आपस में ही डील करते हैं। तो जो इन मैन्युफैक्चरिंग की या ये कंपनीज के जो संगठन है, इनके यहाँ आपको और अच्छी डिटेल मिलेगी, जिसको भी जानने की आवश्यकता है। तो मंजरी जी, आज की चर्चा का एक आखिरी सवाल, ये मतलब भारत और जापान आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई चाइना तुम भी कुछ, तुमने भी तो एप्पल को धता बता दिया ना, एप्पल से बेहतर फोन बनाते हो, तो डरते क्यों हो इतना? लेट द वर्ल्ड compete, what is the problem? You are the technological powerhouse, what is the problem? रिवर्स टेक्नोलॉजी पावर, सीधी अच्छा। टेक्नोलॉजी की पावर नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग वाला। यस। तो अच्छा, भारत में ऐसा नहीं होता। भारत या तो बिल्कुल पूरा अपनी तरफ से बनाता है, या फिर कह के आपसे पेमेंट करके जो कुछ भी है ब्लूप्रिंट लेता है। भारत धोखाधड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेता है। हाँ, सीधे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, उसके ऊपर एग्रीमेंट होती है, आपको बाद में भी उसकी उस टेक्नोलॉजी की रॉयल्टी मिलती है। टेक्नोलॉजी एक्सपायर भी होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, पूरी पिछली, जैसे आप सेल फोन में देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं। तो जब तक वो टेक्नोलॉजी चलेगी तब तक उनको उसकी रॉयल्टी मिलेगी, और उसके बेसिस पे आपको ये टेक्नोलॉजी आज की लेटेस्ट मिल गई, R&D फैसिलिटी वहां पे लगाई जा रही है। भविष्य की टेक्नोलॉजी आपकी इंडिविजुअल होगी या कोलैब में होगी, दोनों जनों की, आगे काम चलेगा। तो चाइना इज ऑल्सो लूजिंग ऑन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ट्रस्ट नहीं है तो तुमसे कितने दिन चलोगे? ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है तो कितने दिन चलोगे? आ चुका है, ढूंढे आ चुका है, ये बहुत गहरी है। मैंने बोला ना, आज ये जापान के साथ आप पूरा कर लो, बाद में यूरोप और अमेरिका लाइन लगा के आएंगे। आप समझ रहे हैं, उनकी जो भी कंपनीज है वो चाइना नहीं जाएंगे। अब जापान ने ये जो China +1 टेक्नोलॉजी अपनाई है, जो नीति अपनाई है, यूरोप भी, अभी उर्सुला वॉन डर लायन अभी जनवरी में कह के गई है, मदर ऑफ ऑल डील। इंग्लैंड का हाल देखे, यूरोप EU से अलग है, इंग्लैंड तो अलग से बात कर लेते हैं। भाई स्ट्रामर ने रिजाइन कर दिया ना, नहीं चला पाया इकोनॉमी भारत के बिना, राइट। अब हमने क्या कर रखा, हम पीछे से ये कह रहे हैं भाई हमारी सारी धार की सरस्वती वगैरह की मूर्तियां दे दो, कोहिनूर दे दो, और ये चीजें आप रिवर्स कर लो, FTA हमारा ऐसे होगा। आप ऋषि सुनाक को नहीं बर्दाश्त कर पाए तो स्ट्रामर टिक भी नहीं पाए। आप अपनी पूंजी खुद ही अपने हाथ से बजाइए ना, nobody else did it for you। इसीलिए मैं चाइना के रियल एस्टेट की नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि they blew their own chances। जो मोदी उसको चोट पहुंचा रहे हैं, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। और नहीं, हम लोग कुछ बहुत अद्भुत नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं जैसे एक सभ्य समाज रहता है, बिना किसी को लूटे हुए, सबको चांस देते हुए, अपना सब कुछ साझा करते हुए। एक सभ्य समाज एक गांव जैसे रहता है, कबीला नहीं, एक गांव जैसे आपस में समन्वय से रहता है। हम सबके साथ वैसे रहना चाहते हैं, तुम लूट के रहना चाहते हो, तो भाई अब देख लो जनता किस तरफ जाएगी। अपने के अलावा जितने भी देश हैं, उनसे जो भी आप कोलैब कीजिएगा, उसमें विन विन नहीं होता, आई विन यू लूज होता है। वो अपनी जीत तभी मानते हैं जब दूसरे वाले इंसान के पास का कोई नुकसान हो। और भारत वसुधैव कुटुंबकम पे चल रहा है, हर जगह विन विन। आज जापान की, एक समय हमने जापान से मदद ली थी, आज भारत की वो स्थिति है कि हम जापान की मदद कर सकते हैं। भाई जापान को भी वर्कफोर्स चाहिए, चाइना नहीं दे सकता। इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेंट है। चाइना देगा तो वो हिस्ट्री द्वारा डेंटेड होगी, क्योंकि चाइना और जापान की कभी नहीं बनती, उनकी हिस्ट्री है लड़ाई की। अरे चाइनीज आदमी जहां जाता है जासूसी करता है, ना करे तो चाइनीज गवर्नमेंट करवाए उससे कि कहाँ हो भाई इस समय। तो वो तो जापान क्यों बुलाएगा ऐसे लोगों को जिसको पता है कि भाई ये जासूसी के लिए फेमस है। अभी ट्रम्प गया था, सोचिए अमेरिका जैसा पूरी कंट्री अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के मतलब ना, और जो मिला एक भागा भी डस्टबिन में डाल के गए हैं, सब वापस करके। जो सामान दे रहे हो, कपड़ा लत्ता सब अपना लेके आए थे, वापस नहीं किया, डस्टबिन में फेंका। हाँ,
आप सोचिए, वो तो पुतिन जी, इसीलिए पुतिन जी ने मोदी जी को गाड़ी में बिठा के वेट करके फिर 40 मिनट अपने साथ रखा, अपनी गाड़ी में, जो वो अपने रशिया से लेके आए थे। भाई साहब, आपके यहाँ कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता है। और यहाँ पे मार्को रूबियो आते हैं, कभी कलकत्ता उतर जाते हैं, कभी जहां मर्जी वहां उतर जा रहे हैं, जिसको देखो जिसको जो इच्छा वो कर रहा है। खैर, एनी चॉइस, तो ये बड़ी एक अच्छी चर्चा रही। मंजरी जी, कुछ क्लोजिंग कमेंट हो तो बताएं, फिर आज की चर्चा का समापन करें। बस यही कि अब चाइना ट्रेन होगा, ठीक है। BYD जैसी कंपनी 50% अपना प्रोडक्शन जब कम करेगी तो चाइना की अर्थव्यवस्था और बुरी तरीके से चरमराएगी। 2029 तक चाइना डिसइंटीग्रेट होगा। अभी भी देखिए, मरा हाथी भी टाइटैनिक है, चाइना डूबने में भी समय लगाएगा, डिंजी नहीं है, ठीक है। छोटी सी नाव नहीं है कि 15 मिनट में डूब जाएगी, लेकिन ये समय लगाएगा। लेकिन 2029 नहीं तो 2030 तक 100% चाइना डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा। जो कैलाश मानसरोवर वाला तिब्बत का एरिया, ये आपके पास हो। ये प्राकृतिक है। आप सत्ता सदैव एक ग्रुप के हाथ में नहीं रख सकते हैं, और वो ग्रुप क्या करता है, हान समुदाय है वहां का। अब देखिए, भारत से तो बड़ा ही है चाइना ज्योग्राफिकली। भारत में कितनी सभ्यताएं हैं, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, पंजाबी, बिहारी, यूपी में ही 3 है, MP में तेलुगु, तमिल। क्या चाइना में सभ्यताएं नहीं थी? ये समाज नहीं थे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले? सब थे, और सबके ऊपर सिर्फ एक हान समुदाय बैठा हुआ है। जैसे पाकिस्तान में पंजाबी बैठा हुआ है सब पे, तो भाई बाकी लोग को भी इतिहास अपना याद है। 50 साल पुराना ही तो है, 70 साल पुराना ही तो इतिहास है। हान संप्रदाय मंगोलिया का है, जिन्होंने चाइना पे विजय प्राप्त की थी। बस तो कभी तो उठेंगे चाइना वाले। उनको वो टूट जाते, वो रशिया से पहले टूट जाती, USSR से पहले टूट जाते। बस वो डेंग जियोपोंग ने आके जो है इकोनॉमी में जो पैसा डालना शुरू किया कि भैया ये जितने लोग व्यथित हैं, जिसके करोड़ों लोग, लाखों लोग मार दिए माओ जेडोंग ने, वो जनता क्या उठ नहीं खड़ी हुई थी। उसको बस उसके दिशा घुमा दी इकोनॉमी की तरफ। और इकोनॉमी भी ऐसी प्रोडक्शन करो, दुनिया का प्रोडक्शन करो। लेबर का जो बुरा हाल कर रखा है, कोई वीडियो फोटो आ रही है धीरे धीरे तो पता चल रहा है कि भाई साहब असली घटियापन तो यहाँ चल रहा है। खैर, ठीक है। तो मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया, और ये बड़े महत्वपूर्ण विषय पर जो आपने हमसे साझा किया, ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये बहुत लोग रडार के नीचे से निकल गया कि जापान से PM आई, और मोदी जी भी इस मूड में रहते हैं कि ठीक है यार, हमारा काम है, करते रहेंगे, चर्चा हो ना हो कोई बात नहीं। जब विनीत जैन बुलाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो हम कहते हैं कि भाई क्यों भाई, ET में जब सब कुछ जानते हो तो छापते क्यों नहीं? तो मैं बाकी मीडिया की मर्जी, छापना छापे, कॉकरोच पे दिन भर बात करें, इंडिया जापान मीट पर बात न करें, फिर कहें बेरोजगारी है। अरे जहां रोजगार पैदा हो रहा है उसकी बात करो ना भाई। जो बेरोजगार घूम रहा है, और बेचारा एक आदमी को बिठा दिया और भूखा मर रहा है। लंच वहीं पे तो मिल रहा है, पत्रकार किस पे चलता? मैं कह रहा हूँ उसको देख के हम इतने परेशान नहीं है जो खाना पीना वहां मिल रहा है, जो अनशन पे बैठा हुआ ज्यादा परेशान है। कह रहे मेरे सामने बैठ के तुम्हें ठोस ठोस के खा रहे हैं। हमको चाइना ने भेजा यहाँ पे दंशन करने के लिए, हम चिकन सूप पी ले रहे हैं, तो जनता बवाल कर रही है। एक तो पब्लिक में बिठा दिया, न कर सकते न कुछ कर सकते। इतना बड़ा झोला लेके टॉयलेट जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं कि करने जा रहे हैं पता नहीं। तो चाइना का ये हाल है कि दूसरे देशों को परेशान करो, अरे अपना बनाओ यार, बनाए तो हो, काबिल तो हो, बना लो, क्या दिक्कत है? डर के कह रहे हैं, भारत से क्या डरना, जापान से क्या डरना? आप में भी काबिलियत है, बनाओ। नहीं, कंट्रोल करके रखेंगे तो ये कंट्रोल ज्यादा दिन चलता नहीं है सत्ता पर, इतिहास गवाह है। मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया, जापान और चाइना के बारे में इतनी बढ़िया डिटेल बातें बताई। दर्शकों, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं, यह विचार विषय कैसा लगा, और कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बड़ी जरूरी बात की गई है, आपके माध्यम से दूर तक जाएगी। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मंजरी जी का चैनल न्यूज़हॉलिक मंजरी, और हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।